हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। विश्वामित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो अयोध्या अभिलेख से मिला है। अयोध्या अभिलेख से मिला है दोस्तों। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया है? तो विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म से। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है दोस्तों? तो वैष्णव धर्म से। भारत की सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? तो 6ठी शताब्दी। आहत सिक्के का प्रचलन भारत में कब से शुरू हुआ है? तो 6ठी शताब्दी में। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों ने या तो इंडो ग्रीक ने। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया है? तो हिंद यूनानियों ने। भारत में किस राजवंश के शासक ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं? तो कुषाण राजवंश ने। भारत में किस राजवंश के सिक्कों ने सबसे शुद्ध सोने सिक्के जारी किए हैं? तो कुषाण राजवंश ने। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त वंश के शासकों ने। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं? तब गुप्त वंश के शासकों ने। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं? तो मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में। भारत में सर्वप्रथम शीशे सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए हैं? तो सातवाहन राजवंश में। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? सातवाहन राजवंश ने। भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए हैं? तो सातवाहन राजवंश ने। सातवाहन राजवंश ने। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? गौतम बुद्ध का। किसके सिक्के पर बिना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है? तो समुद्रगुप्त। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित कराए हैं? तो मोहम्मद गौरी ने। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए हैं? तब मोहम्मद गौरी ने। व्याघ्रा शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। व्याघ्रा शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? न्यूमिस्मेटिक के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भगवान मंदिर, भवन का, मंदिर का, गुफा का, स्तूप का, विहार का, चैत्य इत्यादि का। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भवन का, मंदिर का, गुफा का, स्तूप का, विहार का और चैत्य आदि का भी अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई है? तो 3 शैली में। द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैशाली शैली। उत्तरी भारत में मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में। उत्तरी भारत में मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तो दशावतार का मंदिर उत्तर प्रदेश में है। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर और राजा राजेश्वर मंदिर। भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ग्वालियर के तोलिया लोहगन मंदिर। ग्वालियर के तेलिया लोहगन मंदिर। भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ग्वालियर के तेलिया लोहगन मंदिर। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? पत्थर से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? पत्थर से। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी के मूर्ति मिले हैं? तो दीदारगंज से। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी के मूर्ति मिले हैं? तो दीदारगंज से। गांधार शैली की मूर्ति पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यूनानी कलाकार का।
गंधार शैली में मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यूनानी कलाकारों का। गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? तो अपोलो देवता का। अपोलो देवता का। गंधार का कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? तो अपोलो देवता का। मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव भारतीय कलाकारों का है। मथुरा काल की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव भारतीय कलाकारों का है। मथुरा कला की मूर्ति पर किसकी विशेषता है? आध्यात्मिकता की विशेषता है। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया? तो शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। अजंता की गुफा का चित्रण का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? उत्खनन से प्राप्त हुए वस्तुओं से। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? तो नवपाषाण काल में। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? तो नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रधूसर मृदभांड का प्रयोग कब की गई है? तो ताम्रपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रधूसर मृदभांड का प्रयोग कब की गई? तो ताम्रपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पूर्वपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पूर्वपाषाण काल में। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया है? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया है? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते हैं? तो पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते हैं? पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग का क्या भोजन करते थे? पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? तो शिकार करके करते थे, जंगली जानवरों को मारकर। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? सोहन नदी की घाटी से। सोहन नदी की घाटी से। सोहन नदी किस देश में है? पाकिस्तान में। सोहन नदी किस देश में है? तो पाकिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ था? लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ था? लगभग 26 लाख ईस्वी पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता था? होमोनिडस। मध्यपाषाण काल निर्धारित कब से कब तक रहा था? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। मध्यपाषाण के लोग कहाँ पर रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। मध्यपाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? शिकार, कंदमूल तथा फल। मध्यपाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान राज्य के बोगरा नामक स्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब से शुरू हुआ? तब 7000 ईसा पूर्व से। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब से शुरू होती है? तो 7000 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ है? तब नवपाषाण काल से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ है? तो मेहरगढ़ से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ है? तो मेहरगढ़ से। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा है? किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा है? तो नवपाषाण काल में। चलिए दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।